अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बियोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड पार्ट 2। आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। बियोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड में आज हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ कंट्रोल, कॉलोनी के हवाले से पढ़ेंगे, एंड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इनको बारी बारी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिजीज़ कंट्रोल। डिजीज़ कंट्रोल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ड्रग थेरापी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंटिव मेजर क्या है? प्रिवेंटिव मेजर से मुराद है हिफाजती तदाबीर कि बियोलॉजी जो है हमें मुख्तलिफ जर्म्स के ख़िलाफ़ क्या करती है, जो कि बीमारियां फैलाते हैं, हिफाजती तदाबीर बताती है, हिदायत बताती है। ठीक है। बियोलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज़ कॉजेटिव एजेंट्स। ऐसे जर्म के मुतालिक इंफॉर्मेशन देती है जो कि बीमारियां फैलाते हैं और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ट्रांसमिशन, कि वो फैलते किस तरह हैं, ये भी सारा मालूमात देती है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स है, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। ये कैसे फैलती है? स्प्रेड बाई फ्री सेक्सुअल कंटेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटेमिनेटेड सिरंज, मतलब आलूदा सिरंजों से। इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? वो एक वायरस है जिसको HIV कहते हैं। HIV से क्या मुराद है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये इंसान के इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है और क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम को ख़त्म कर देता है। इसके बाद कौन सी बीमारी है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कैसे फैलता है? ये भी एक वायरस से फैलता है जिसको H वायरस कहते हैं, या इसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस H वायरस। ये कैसे फैलता है? स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड सिरंज, आलूदा सिरंजों से फैलता है, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है। जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है? जो कि अस्पताल में ऑपरेशन के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसके बाद है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन, के बॉडी के अंदर वैक्सीन दाखिल करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? वैक्सीनेशन कहलाता है। तो वैक्सीन किसे कहते हैं? वैक्सीन एज ए डेड और इनएक्टिव जर्म। ठीक है ना। वैक्सीन क्या है? या तो मुर्दा या इनएक्टिव जर्म। ऐसे जर्म जो इनएक्टिव हों, जो बीमारी ना फैला सकते हों, कमज़ोर हों, इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। ये बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं और क्या करते हैं? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। वैक्सीन क्या है? एक डेड या इनएक्टिव जर्म है। ठीक है ना। जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है, इंजेक्शन के ज़रिए दाखिल की जाती है, जो कि बाद में बॉडी उसके ख़िलाफ़ क्या करती है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, प्रोटीन ख़ास केस के प्रोड्यूस करती है, जो इनको भी किल कर देती है, और नए जो जर्म जो अटैक कर रहे होते हैं बीमारी वाले, उनको भी ये क्या कर देती है? किल कर देती है। इसके बाद इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं? इम्यूनाइजेशन से मुराद है डिवेलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी एज ए रिज़ल्ट ऑफ वैक्सीन। ठीक है ना। वैक्सीन के बदले में जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो उसके बदले में जो एंटीबॉडीज़ पैदा हुई थी, ठीक है ना, वो एक तरह की इम्यूनिटी जो क़ुव्वत मुदाफ़ात है उसको बढ़ा देती हैं। ठीक, इसलिए हम कहते हैं डिवेलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी एज ए रिज़ल्ट ऑफ वैक्सीनेशन इज़ कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। तो मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ हम वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन सी बीमारियाँ हैं? पोलियो है, वूपिंग कफ जिसे काली खांसी कहते हैं, मेज़ल्स हैं, खसरा, मम्प्स, कान पेड़े, ये क्या करती हैं? कंट्रोल बाई वैक्सीनेशन। इनको वैक्सीन से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है ना। एडवर्ड जीनर जो है एक साइंटिस्ट था, उसने 1975 के अंदर सबसे पहले वैक्सीन को दरियाफ़्त किया था। कहाँ पे दरियाफ़्त किया था? उन्होंने काउपॉक्स एक बीमारी थी उसके पस सेल से। ठीक है ना। काउपॉक्स क्या थी? एक बीमारी थी, काउपॉक्स। उसके पस सेल, पीप वाले सेल से उसे क्या किया था? डिस्कवर किया था। अब काऊ को, अब वैक्सीन की टर्म कैसे दरियाफ्त हुई थी? काऊ जो है गाय, इसको लेटन वर्ल्ड में लातीनी ज़बान में वैका कहते हैं। अब बीमारी जो थी ये काऊ को थी, उसको ऊपर थोड़े थोड़े वो पास वाले सेल पाए जाते थे, पी पड़ गई थी, तो उसी से
उनके मुर्दा जरासीम से ही उन्होंने क्या किया था, वैक्सीन तैयार की थी तजर्बात करके, ठीक है ना। तभी से उसी काऊ ही से वैका लफ्ज़ से ही क्या निकल आया, टर्म वैक्सीनेशन निकल आई, ठीक है ना। अब इस वजह से वैका से हम क्या करते हैं, वैक्सीन और वैक्सीनेशन की टर्म इस्तेमाल करते हैं। अब वैक्सीन क्या करती है, मेक द पीपल इम्यून अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल एपिडेमिक्स, ठीक है ना। वैक्सीन का मेन का काम होता है, ये लोगों को क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम देती है, किन के ख़िलाफ़, वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक्स, मतलब जो वायरस से बीमारियां होती हैं वबाई, और बैक्टीरिया से जो वबाई बीमारियां होती हैं उनके ख़िलाफ़ ये मुदाहमा देती है। अब साइंटिस्ट क्लेम कर चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि वैक्सीन के ज़रिए हमने स्मॉल पॉक्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। क्लेम दैट वैक्सीन टोटली एलिमिनेट द स्मॉल पॉक्स जो है ना अब कहीं भी नहीं पाई जाती। कोई एक आध 100 में से कोई एक आध मरीज़ इसका आता है, लेकिन वो कहता है कि टोटली तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। आगे है ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरापी, ठीक है ना। ड्रग ट्रीटमेंट किसे कहते हैं, ड्रग देना, मेडिसन के ज़रिए ट्रीटमेंट करना, ठीक है। जीन थेरापी किसे कहते हैं, जीन के ज़रिए ट्रीटमेंट करना। ड्रग थेरापी में एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं। एंटीबायोटिक्स कैसे कहते हैं, एंटी से मुराद है खिलाफ, बायोटिक से मुराद है जानदार, मतलब जो मैक्रो ऑर्गेनिज़म हैं उनके ख़िलाफ़ जो मेडिसन है, ड्रग है जो एक्ट करती है, उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये ज़्यादातर बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अमल करती हैं एंटीबायोटिक्स, और तब तक अमल करती हैं जब तक वो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा नहीं कर लेते, ठीक है ना। यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया कैन बी गिवन व्हेन बैक्टीरिया नॉट डेवलप रेजिस्टेंस। रेडियोथेरापी क्या होती है, रेडियोथेरापी कहते हैं ये रेडिएशन देने का तरीका होता है जो कि कैंसर में इस्तेमाल होता है। यूज्ड अगेंस्ट कैंसर, रेडिएशन पास की जाती हैं कैंसर सेल को, और ये जो रेडिएशंस होती हैं ये डिवाइडिंग जो सेल होते हैं उनको तबाह कर देती है। और कैंसर क्या होता है, कैंसर से मुराद है कि हमारे बॉडी के या जानदारों की बॉडी के किसी भी हिस्से पर सेल की अनकंट्रोल डिवीजन होना शुरू हो जाती है, जो कि इस तरह बढ़ते रहते हैं, तादाद में बढ़ते रहते हैं, और वहाँ पे ट्यूमर या रसोली वगैरह बन जाती है, वो कैंसर सेल कहलाते हैं। तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये रेडियोथेरापी इस्तेमाल की जाती है। आगे है कीमोथेरापी। कीमोथेरापी किसे कहते हैं, कैंसर के इलाज के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करना, ये क्या कहलाता है, कीमोथेरापी कहलाता है, ठीक है। आगे है जीन थेरापी। जीन थेरापी किसे कहते हैं, जीन थेरापी से मुराद है जीन का ट्रांसफ़र करना, या दूसरे लफ्ज़ में हम कहते हैं रिपेयर ऑफ डिफेक्टिव जीन, आइसोलेशन ऑफ नॉर्मल जीन इंसल्टेड इनटू द होस्ट सेल थ्रू ए बोन मैरो। अब इससे ज़्यादातर जो विरासती बीमारियां होती हैं जो आबा अजदाद से मिलती हैं उनके इलाज के लिए क्या किया जाता है, जीन थेरापी की जाती है। जो ख़राब जीन होते हैं उसको निकाल दिया जाता है, उसको या रिपेयर कर दिया जाता है, या उसकी जगह कोई नॉर्मल जीन इंसल्ट कर दी जाती है, ठीक है। इसको हम जीन थेरापी कहते हैं। ये ज़्यादातर बोन मैरो का तरीका है। मिसाल के तौर पर थैलेसीमिया की एक बीमारी है जो कि जीन थेरापी से होती है, जिसमें डोनर का जो बोन मैरो है वो पेशेंट के बोन मैरो के अंदर, उसके अंदर स्पाइनल जो बाहर रीढ़ की हड्डी है इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल वाली जीन होती हैं। तो जो मरीज़ होता है थैलेसीमिया का उसके ख़राब जीन होती हैं, और जो सेहतमंद होता है बोन मैरो वो उसकी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरह नॉर्मल जीन जो है ना वो डिफेक्टिव जीन की जगह ले लेती हैं, और इस तरह बीमारी का इलाज हो सकता है। इसके बाद है अहम टॉपिक है क्लोनिंग। क्लोनिंग किसे कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जेनेटिकली आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम कापी बनना सेल की या आर्गन की बनाने का जो अमल होता है वो क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। ये क्लोनिंग हम क्यों करते हैं, फॉर यूजेनिक एम्स, ठीक है ना, शाही मकासद के लिए, कि ये हमारा जो मेयार ज़िंदगी है वो बढ़ जाए। पैसा कमाने के लिए हम अपनी मर्ज़ी के जानवर या पौधे उगवाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, ठीक है।
क्लोनिंग क्या होती है? क्लोन क्या होता है? जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल होता है या ऑर्गेनिज्म होता है। क्लोन इज़ नॉट नेचुरली, ये कुदरती प्रोसेस नहीं है, ये मसनूई प्रोसेस है जो कि हम अपनी मर्ज़ी से जानवरों में या पौधों में करवाते हैं और अपनी मर्ज़ी के खसूसियत वाला जानवर या पौधा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोनिंग की हिस्ट्री जानते हैं। इसको 1997 के अंदर स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने शीप को क्लोन किया था, जिसे डोली कहते हैं, उसके ऊपर कामयाब तजर्बा किया था। ठीक है, इसमें दो प्रोसीजर हैं, दो इसके टाइप्स हैं क्लोनिंग की। पहला कौन सा है? ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग में क्या होता है? इसके अंदर क्या किया जाता है? एक फर्टिलाइज एग होता है, उसमें से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है ना, और इसके बाद एक दूसरा नॉर्मल जो फुली डिवेल्प ऑर्गेनिज्म होता है, उसके सेल से भी न्यूक्लियस रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, अब जो नॉर्मल सेल वाला है, उसका जो न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइज एग के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ठीक है, और इनको इम्प्लांट किया जाता है वोम्ब के अंदर, मतलब बच्चेदानी के अंदर। दोबारा सुने कि फर्टिलाइज एग जो है उसमें से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है, और एक और नॉर्मल सेल जो कि अनफर्टिलाइज होता है, जो पूरे जानदार का, उससे भी न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है, और उस फुली डिवेल्प सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो फर्टिलाइज सेल के अंदर लगा दिया जाता है, और उनको पलने के लिए, न्यूट्रिशन हासिल करने के लिए वोम्ब के अंदर, किसी और जानवर की वोम्ब के अंदर उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, और इस तरह जो भी जानदार पैदा होगा वो बिल्कुल नॉर्मल सेल जो हमने डाला था बिल्कुल उसी की कॉपी होगा। अब डायग्राम में देखें, यहाँ पे आपको सही समझ आएगी कि ये डोनर सेल है, डोनर जानदार है। ठीक है, इसकी हमें क्या चाहिए? खसूसियात वाला जानवर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये फर्टिलाइज एग है, इससे न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं, और एक और जानदार है जो फुली डिवेल्प है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इस फर्टिलाइज वाले सेल में डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया है, और इसको दोबारा ग्रो करवाते हैं वोम्ब के अंदर, दोबारा उसी भेड़ के अंदर, कि उसकी बच्चेदानी के अंदर ग्रो करवाते हैं, और इससे जो बच्चा पैदा होगा वो बिल्कुल इस खसूसियात वाला होगा। ठीक है, हमें इस खसूसियात वाला चाहिए था, तो इस खसूसियात वाला, तो हमने क्या किया? फर्टिलाइज एग को ढूंढा, और इस जैसा जो इसका जो एग है उसमें से न्यूक्लियस निकाल कर हमने फर्टिलाइज एग में डाल दिया, और इससे ये क्या हुई? डोली पैदा हुई। ठीक है, ये बिल्कुल इस खसूसियात वाली शीप है, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग। इसके बाद है एम्ब्रियो क्लोनिंग। एम्ब्रियो क्लोनिंग में क्या होता है? डिवीजन ऑफ सिंगल एम्ब्रियो इनटू 2 और मोर एम्ब्रियोज। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक एम्ब्रियो को 2 में या ज़्यादा एम्ब्रियो में डिवाइड कर दिया जाता है, और उससे जितने भी जानदार बनते हैं वो सारे आपस में क्या होते हैं? आइडेंटिकल क्लोन होते हैं। उसमें जितने भी ऑफस्प्रिंग होती है वो आइडेंटिकल ट्विन्स होती है, उसमें दोनों के क्रोमोसोम होते हैं, पेरेंट्स के भी हो सकते हैं, दोनों पेरेंट्स के, वालदा और वालिद के। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो क्लोनिंग का तरीका कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक फर्टिलाइज एग है। ठीक है, इसको 2 में डिवाइड कर दिया जाता है, या इसको 3 में, 4 में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर इससे जो भी जानदार बनेंगे वो इनकी कॉपी होंगे, अपने पेरेंट्स की कॉपी होंगे। ठीक है, इसे हम कहेंगे एम्ब्रियो क्लोनिंग। ठीक है ना, सिंगल एम्ब्रियो को, जाइगोट को 2 में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो क्लोनिंग। इसके अंदर जितने भी जानदार होते हैं, बनते हैं, क्लोन बनते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। लास्ट में है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये क्या करते हैं? रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी का मयार जो है वो बढ़ा देती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉयड इन्वायरमेंट, ये माहौल को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। किस तरह नुकसान पहुंचा रही हैं? ये आलूदगी फैला रही हैं। तो आलूदगी क्या है? कंटेमिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट
विद हार्मफुल एंड अनवांटेड केमिकल्स। कंटेमिनेशन से क्या मुराद है? आलूदा होना माहौल का, किस वजह से? हार्मफुल एंड अनवांटेड, नुकसानदेह केमिकल से। वो क्या कहलाता है? आलूदगी कहलाता है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं आलूदगी के? कि जितने भी इफ्लुएंस हैं, मतलब आलूदगी फैलाने वाले केमिकल्स हैं, वो कार्सिनोजेंस पर मुश्तमिल होते हैं, कैंसर फैलाने वाले मटेरियल पर मुश्तमिल होती हैं, हैवी मेटल्स पर मुश्तमिल होती हैं। वो हैवी मेटल किस से मिलती हैं? ऑटोमोबाइल, ये गाड़ियाँ वगैरह हैं। इसके अलावा क्रोमियम है, ये चमड़े की सनत टेंडरीज वगैरह से होती हैं, ये हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है। लॉस ऑफ बायो कंपोनेंट्स, काफ़ी सारी ज़िंदगी जो पानी में है या हवा में, खुशकी पर है, उसको ये क्या कर सकती हैं? आलूदा कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। ठीक है। कंट्रोल हम इसका किस तरह कर सकते हैं? कंट्रोल हम ज़्यादातर करते हैं बायो रिमीडिएशन से। ठीक है, बायो रिमीडिएशन से। बायो रिमीडिएशन किसे कहते हैं? रिमूवल और ऑफ इन्वायरमेंटल पैल्यूटेंट्स बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, के माहौल में नुकसानदेह जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको किसी जानदार के ज़रिए कंट्रोल करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए कंट्रोल करना, क्या कहलाता है? बायो रिमीडिएशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर एलजी है। एलजी क्या करती है? ये काफ़ी सारे हैवी मेटल्स को जो पानी में होते हैं उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसको बायो एब्ज़ॉर्प्शन भी कहते हैं। इससे काफ़ी सारी स्पीशीज़ जो हैं आलूदगी की वजह से इंडेंजर्ड हो गई हैं। ठीक है। इंडेंजर स्पीशीज़ किसे कहते हैं? ऐसी स्पीशीज़ जिनको नापैद होने का ख़तरा हो। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है आलूदगी की, उसे हम देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर ओवर रिवर्स एंड कैनाल्स आर हैली पोल्यूटेड, बहुत ज़्यादा वो आलूदा हो चुकी हैं। सिटी सीवेज क्या है, उनमें मिक्स हो गया है। फ्रेश वाटर जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म हैं वो डिक्रीजिंग हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। फ़िश की पॉपुलेशन है वो तबाह हो रही है। लेड जो है वो ऑटोमोबाइल से खारिज हो रहा है और एटमॉस्फेयर के अंदर जमा हो रहा है। ठीक है। और इस तरह आलूदगी पूरी फैल रही है, जिसकी वजह से हमारी आबो हवा ख़राब हो रही है, ओज़ोन लेयर जो है वो तबाह हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और लाइफ जो है, ये जो बायो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बहुत बहुत शुक्रिया।